पश्चिम के मनोवैज्ञानिक मन के बारे में क्या सोचते हैं। अपने यहाँ भारतीय दर्शन में मन की और क्या अवधारणा। अपने भारतीय दर्शन में मन आत्मा नहीं। अच्छा ये बताइए, पश्चिम का मन और पूरब का मन क्या अलग अलग होता है? मन तो एक ही होता है, मन थोड़ी अलग होता है। मन को आप जैसे गढ़ लो, मन को आप जैसे संवार लीजिए, मन तो एक ही होता है। संवारने का तरीका, गढ़ने का तरीका हो सकता है अलग अलग। मन की व्याख्या में अंतर नहीं है, मन को संवारने में अंतर है और मन के विचारों में भी अंतर है। पश्चिम के मन में और पूरब के मन एक ही है, लेकिन विचारों में अंतर है। और मन की कमाई में भी अंतर है। मन क्या कमा रहा है, पश्चिम का मन कुछ और कमा रहा है, पूरब का मन कुछ और कमा रहा है। पूरब के मन ने क्या किया और पश्चिम के मन ने क्या किया, इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन मन तो वही है। क्या पूरब का आदमी और पश्चिम का आदमी क्या अलग अलग होता है? अरे गोरे काले का भेद होता है, लेकिन इंसान होता है ना जी। वही बात है मन के साथ। क्या दो नाक होती है, चार कान होते हैं पश्चिम वाले को? पश्चिम का मन और पूरब का मन के क्रियाकलाप में फर्क हो सकता है, कमाई में फर्क हो सकता है, विचारों में फर्क हो सकता है, लेकिन मन वही होता है। वेस्टर्न साइकोलॉजी अब क्या कर रही थी? साइंस ऑफ बिहेवियर से साइंस ऑफ साइकी की ओर मुड़ने लगी। आत्मज्ञान यानी कॉन्शसनेस के तल पर मुड़ने लगी। इस पर कौन लोग काम कर रहे हैं? ब्रायन बीज और केन विल्बर। इन्होंने लेटेस्ट काम किया है। पहले साइंस ऑफ साइकी था, साइकोलॉजी, फिर हो गया साइंस ऑफ बिहेवियर। इस पर बात हो कि व्यवहार असमान है तो व्यक्ति अब नॉर्मल है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलो। लेकिन फिर से वो लोग कॉन्शसनेस पर जा रहे हैं, पश्चिम का विज्ञान पर जा रहे हैं। अपने यहाँ तो हम लोग काम कर चुके हैं इस पर, बीच में नहीं हुआ है काम। प्राचीन काल में अपने यहाँ काम हुआ। इन्होंने कुछ लेटेस्ट काम किया है, ब्रायन बीज और केन विल्बर ने। उन्होंने कहा इस माइंड के कुछ और डायमेंशन। हम लोगों ने डायमेंशन पर बात की थी, कॉन्शस माइंड, सबकॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड, माइंड, इंट्यूटिव माइंड, इनलाइटेड यानी एल्यू माइंड, फिर ओवर माइंड, सुपर माइंड, पॉलीसाइकिक मन पर भी बात किए थे। मल्टी आई से न्यूट्री आई में जाएं, फिर नो आई में जाएं, तब विराट की झलकियाँ मिलती है। बातें हो गई हैं मन पर। हम लोग बहुत सारी बातें की हैं। आप लोग को इतना मनोविज्ञान जो पढ़ते होंगे उसको भी इतना मन के बारे में नहीं पता होगा जितना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो केन विल्बर और ब्रायन बीज ने कहा माइंड के और भी डायमेंशन है इसके अलावा। नया लेटेस्ट काम किया उन्होंने। अभी मन क्या है? शरीर और आत्मा के बीच की देहरी है, पर्दा है। पर्दा हटाइए तो आत्मा दिखेगा, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। मन क्या है? घूंघट। इस पर बात हो गई। पिया यानी परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। ये बातें हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि और आयाम है जो मन को आत्मा तक ले जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति कह रहे हैं, पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कॉन्शसनेस यानी चेतना तक मन के जो और आयाम है ले जाते। यानी जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है, पश्चिम के मनोविज्ञान और भारत के मनोविज्ञान, जो दोनों कहीं सहमत होते हैं। कहाँ सहमत होते हैं? मन पर। मन हमारी देह और आत्मा के बीच की देहरी है, यानी मन न तो स्थूल शरीर है और न ही आत्मा है। इस बात पर पश्चिम का भी विचार और भारतीय विचार भी एक रूप, एक मत है। मन एक प्राकृतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, लेकिन यह भौतिक तत्व क्या हो गया? सूक्ष्म भौतिक तत्व, सटल फिजिकल। पंच महाभूत के बजाय ये पंच तन्मात्रा से बना है। एक और धारणा है मन के बारे में, जो फ्राइड के सहयोगी थे, पूरा नाम था उनका कार्ल स्टफ यूंग। भारत भी आए थे, महर्षि अरविंद से, रमण महर्षि से मिले थे। मन पर बहुत सारी चर्चा हुई थी। जो फ्राइड से उनकी असहमति हुई। फ्राइड आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। फ्राइड सभी जानते हैं, ऑस्ट्रिया का रहने वाला व्यक्ति रहा है। बेसिकली वो मेडिकल डॉक्टर था। तो वो कहते हैं कि मन में दमित कामना, दमित इच्छा, दबी हुई काम वासना तक ही उन्होंने मन को माना। किसने? फ्राइड ने। वो किसी भी चीज को वासना से जोड़ते थे। छोटा बालक भी दूध पी रहा है तो उसमें उनको सेक्स दिखता है। अरे हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन तो नहीं तक सिर्फ मन सीमित है, ऐसा नहीं है। कार्ल यूंग उससे अलग हुए। उन्होंने कहा कि मन के कुछ आयाम जो है अलग हटके हैं। कार्ल यूंग ने आगे इससे काम किया। क्या काम किया? उन्होंने एक शब्द दिया, कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक मन। एक मन अपना निजी मन होता है, एक सामूहिक होता है। वह मन क्या करता है? हमको व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, उस विराट से जोड़ता है। एक मन हमारा भीतर है, एक व्यापक मन। दो मन किसने कहा? कार्ल यूंग ने। विराट से जो जोड़ता है उसको उन्होंने क्या कहा? सामूहिक मन, कलेक्टिव कॉन्शियस। ये तो उन लोगों ने कहा। भारतीय भाषा में क्या है? ये सब
इसी शब्द को वेद में कहा गया ब्रह्मा, इसी को कहा गया हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा ने क्या किया? सृष्टि रचा। परमात्मा और प्रकृति के बीच का वो तत्व है हिरण्यगर्भ। जब आपका समूह मन खुलेगा ना, नो आई होगा, तो विराट की झलकियां मिलती हैं। इंट्यूटिव माइंड में कभी कभी मिलती है, और इनलाइटेड माइंड में, इल्यूमाइंड माइंड में वो प्रकाश स्थिर हो जाता है। वो हमेशा झलकियां मिलती हैं। उसी की चर्चा कार्ल यूंग कर रहा है। उसी को भारतीय दर्शन में, भारतीय आर्ष ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया हिरण्यगर्भ। बीच की देहरी है यही हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म भौतिक है। ये क्या हो गया तब? अब ये हिरण्यगर्भ थोड़ा चेतन हो गया, थोड़ा भौतिक हो गया, दोनों हो गए। प्रकृति और परमात्मा के बीच, परमात्मा तो चेतन तत्व है, प्रकृति तो भौतिक तत्व है, तो दोनों के बीच की कड़ी में थोड़ा चेतन थोड़ा भौतिक। एक व्यक्तिगत मन हो गया, एक सामूहिक मन हो गया। व्यक्तिगत जीवन में भी आपका एक संसार है मन के अंदर, एक बाहर भी संसार है, और बाहर है आप सूक्ष्म से, अति सूक्ष्म से आप गहराई से जुड़ते चले जाइए। तो शुद्ध चेतना और स्थूल शरीर के बीच का तत्व हो गया। ये तो अभी का लेटेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हुआ। अगर पहली बार पहल पश्चिम में किसने विचार किया? सुकरात। पश्चिम में फिलॉसफी उन्हीं से पैदा हुई है, दर्शन शास्त्र उन्हीं से पैदा हुआ। व्यवस्थित रूप दिया उस दर्शन को प्लेटो ने, सुकरात के शिष्य थे। कहा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, विचारों का संसार, लेकिन उसका नाम हुआ प्रत्यय मन, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। प्रत्यय जगत यानी सूक्ष्म जगत, विचारों का जगत जो है वही क्या है? कार्ल यूंग के हिसाब से कलेक्टिव कॉन्शसनेस यही है। अरविंद के हिसाब से सटल फिजिकल इसी को कहते हैं। प्लेटो ने क्या कहा, जो अपने यहाँ परम पूज्य गुरुदेव भी कहते रहे, जो स्थूल में घटित हो रहा है पहले, वो सूक्ष्म में घटित हो गया। अगर आप सूक्ष्म में उसको रोक दो तो स्थूल में घटित नहीं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई कष्ट कठिनाई है, आपको पता है, और ये भी पता चल जाए कि इसका ये तरीका है। आप कुछ मंत्र जब कुछ कर लेते हैं तो वो कष्ट कठिनाइयाँ, ये कौन कह रहा है? प्लेटो भी कह रहा है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है। जो सूक्ष्म में घटित नहीं होगी वो स्थूल में घटित नहीं होगी। जब सूक्ष्म में प्रार्थना के द्वारा, उपाय उपचार के द्वारा सुधार दिया जाए, सूक्ष्म के अवरोध को खत्म कर दिया जाए, तो भौतिक जगत के भी अवरोध खत्म हो जाएंगे। फिर वह स्थूल में घटित नहीं होगा। और आज की दुनिया में बहुत सारे काम चल रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म के अवरोध को खत्म किया जाए, ताकि स्थूल में वो अवरोध आए ही नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ? स्थूल जगत की हर घटना का बीज सूक्ष्म जगत में छिपा हुआ है, चाहे वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा? कोई रोग नहीं है। उस समय लोगों को प्लेटो की बातें समझ में नहीं, अब समझ में आने लगी है, क्योंकि अब आज का जो विज्ञान है ना, अब काम कर रहा है। उसने एक शब्द साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, ये सब सुना है? सभी मनोविज्ञान में है, योग में है, सब में है ये बातें। मेडिकल साइंस में ये बातें पढ़ाई जाती हैं। साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, सोमेटिक, सोमा मतलब तन, साइकी का मतलब सामान्य तौर पर मन। तन और मन के बीच डिजॉर्डर यानी अवरोध आ गया। साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, दोनों के बीच अवरोध आ गया, यानी जुड़ाव नहीं रहा। तन और मन एक नहीं रहा। तनाव यही करता है। तनाव कहाँ होता है? मन में होता है। तो मन में अवरोध आएगा तो तन में भी अवरोध आएगा। मन में तनाव होगा तो शरीर में बीमारी होगी। मेडिकल साइंस मान लिया कि 99% बीमारी तनाव के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेस पर काम करता है। क्योंकि मन को आप सुधार लेंगे तो तन सुधर जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा तो तन स्वस्थ हो जाएगा। ये बात प्लेटो ने उस समय कही कि बीमारी, कोई बीमारी नहीं, मन को ठीक करो, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को ठीक करो। आपके आइडिया गंदे आइडिया नहीं हो, हटके हुए आइडिया ना हो, अटके हुए आइडिया ना हो, एकदम सही दिशा होगी तो दशा सही हो जाएगी। इसी को अपने यहाँ किसने कहा? पतंजलि ने इस बात को कहा, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त के वृत्ति का निरोध कर लो, योग हो गया। चित्त यानी मन, निरुद्ध करो, भटको नहीं, बिखराव मत लाओ, अवरोध मत लाओ। इसी पर तो पतंजलि का टोटल 194 सूत्र है। योग के माध्यम से मन के वृत्तियों को निरुद्ध करना। निरुद्ध करना यानी मन ठहर गया तो निरुद्ध हो गया। ठहरा हुआ मन परमात्मा को दिख रहा, भागता हुआ मन
संसार को देखता है। मन अगर शुद्ध हो गया अपने आप आत्मा को देखने लगता है। मन अगर ठहरा तो उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होने लगती है। पानी में हलचल है तो चंद्रमा का बिंब नहीं आएगा, पानी स्थिर है तो पूरा चंद्रमा दिखता है, लगता है थाली में ही चंद्रमा उतर आया। उसी तरह मन अगर स्थिर हो गया तो प्रतिबिंब स्पष्ट होता चला जाएगा, अगर स्थिर नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं होगा, परमात्मा की झलकी नहीं मिलेगी। और कभी स्थिर हुआ तो एक झलक आएगी, इंट्यूटिव माइंड हो जाएगा, एकदम स्थिर हो गया तो इनलाइटेड माइंड हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। प्लेटो के बाद आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म हुआ जर्मनी में। लेकिन मनोविज्ञान में दर्शन ज्यादा पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी ज्यादा पढ़ाई जाती है, बहुत आगे जाकर के और चीज पढ़ाया जाता है। वेस्टर्न में कंसेप्ट ऑफ माइंड फिलॉसफी में ही डेवलप हुआ, फिर प्रयोग वो इसके आने के बाद फ्राइड के आने के बाद, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू आया, इम्प्यूरिकल वैल्यू आया। अपने यहाँ क्या हुआ? अपने यहाँ फिलॉसफी है, पश्चिम में भी माइंड का कंसेप्ट फिलॉसफी में डेवलप। उसी तरह अपने यहाँ जो सांख्य दर्शन, 6 दर्शन है, तो सांख्य दर्शन जो है ना, जिसकी बातें पश्चिम के दार्शनिक लोग कर रहे हैं, फिलोसफर लोग कर रहे हैं, वो अपने यहाँ सांख्य दर्शन में वो सारी बात वहाँ है। फिलॉसफी थ्योरी की बात जो होगी वो उसमें है। अब प्रैक्टिकल की बातें कहाँ है? योग भी दर्शन है, इसलिए कभी कभी योग विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जहाँ क्रिया होगी वो तो विज्ञान हो गया ना। इसलिए योग दर्शन तो है 6 दर्शन में, लेकिन वो ज्यादा विज्ञान है, दर्शन कम है। सांख्य दर्शन जो बातें कहती हैं उसको पूरा करता है योग दर्शन, यानी योग प्रायोगिक पक्ष प्रस्तुत करता है किसी भी विचार, किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी अवधारणा का। तो योग को विज्ञान ज्यादा माना जाता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू आया योग के माध्यम से, सांख्य तो फिलॉसफी हो गया। उसी तरह ग्रीक फिलॉसफी में भी माइंड डेवलप हुआ, माइंड पर काम हुआ है। उसको किसने डेवलप किया? डेकार्थो। लेकिन ये सब फिलॉसफी है। आज जितनी भी बातें साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है वो दरअसल फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, और आज साइकोलॉजी में पर्टिकुलर डेकार्थो को ही पढ़ाते हैं सब। तो क्रमिक रूप से मन घूमता रहा दर्शन शास्त्र में, फिर 20वीं सदी में वो वही रहा। 21वीं सदी में मनोविज्ञान जो शुरू हुआ, इसलिए हमने कहा कि ये 200 साल की शाखा है साइकोलॉजी। उसके पहले तो दार्शनिक चिंतन, वो कंसेप्ट था, वो अवधारणा थी। और जर्मनी में उसको कौन डेवलप किया? उस मनोवैज्ञानिक का नाम था उंट। उसके बाद फ्रायड, युंग, एडलर, इन लोगों ने किया। भारत में इसको कौन डेवलप किया? डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री। इंद्रसेन शास्त्री जी ने भारतीय मन के दर्शन को विज्ञान की ओर मोड़ा। उन्होंने भी दर्शन पीएचडी की थी जर्मनी से ही, और उनकी पुस्तक बहुत अच्छी है, इंटीग्रल साइकोलॉजी। फ्रायड तो ऑस्ट्रिया के थे, फिर जर्मनी आ गए, और बाद में वो अमेरिका भी चले गए। फ्रायड वो मेडिकल डॉक्टर थे, एमडी थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। फ्रायड के माध्यम से साइकोलॉजी फिलॉसफी से साइंस में विकसित हो गई। फिलॉसफी और साइंस का मिला जुला रूप है साइकोलॉजी, जो फ्रायड के माध्यम से आया। ये फ्रायड का बहुत बहुत बड़ा देन। पश्चिम में जिस तरह ढांचा विकसित हुआ साइकोलॉजी का, अभी भारत में वैसा नहीं। पश्चिम में मनोविज्ञान दर्शन से विज्ञान के क्षेत्र में पूरी तरह प्रवेश कर गया। साइकोलॉजी से शुरू हुआ और साइकोसिंथेसिस तक पहुंच गया। अपने यहाँ लोग कहते हैं कि अभी तो अपने यहाँ का मनोविज्ञान दर्शन के गलियारों में ही भटक रहा है। सच ये है कि जो काम अभी पश्चिम में अब हो रहा है, अपने यहाँ प्राचीन काल में हो चुका है, जिसको हम योग कहते हैं। जो दर्शन पश्चिम का है वो अपना सांख्य दर्शन है, जो थ्योरी है, कंसेप्ट है। जो प्रैक्टिकल है योग है। तो योग दर्शन कम, विज्ञान ज्यादा है। तो योग है क्या? दरअसल मन को स्थिर करने का विज्ञान है। प्राचीन काल का योग मनोविज्ञान है। योग को ही मनोविज्ञान आप कह सकते हैं, मतलब विज्ञान। योग को इस रूप में आपको देखना चाहिए। योग का मतलब कि अभी 4 आसन कर लिए योग हो गया, ये नहीं है। योग का मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। योग उसको कहते हैं, वो सिर्फ उतना ही नहीं है। पतंजलि ने तो मिलन की बात भी नहीं कही, तो सिर्फ मन को स्थिर करने की बात। शरीर पर पतंजलि ध्यान भी नहीं देते, वो कहते हैं मन ठीक कर लो सब ठीक हो जाए। पतंजलि ने आसन भी नहीं बताया, उन्होंने तो एक ही आसन बताया, स्त्री सुखासनम। सुखासन में बैठ जाओ मन स्थिर होने लगे। वो सिर्फ मन
को, चित्त को तवज्जो देते हैं। लेकिन अब सवाल है, स्थिर सुख आसन कैसे हो? जोड़ में दर्द हो, मन में अशुद्धि आई, शरीर में विषाक्तता फैली, टॉक्सिन पहले मन में आया तो बॉडी में आया, अब शरीर अकड़ गया। अब कहते हैं कि स्थिर सुख आसन नहीं लग रहा है। इसलिए एक आसन के प्रणेता है घेरंड, उन्होंने आसन शुरू किया, योगासन जो बोलते हैं आसन। उनकी पुस्तक है पतली सी छोटी सी घेरंड संहिता, उस आधार पर उन्होंने आसन शुरू किया। उनका कहना है कि पहले तन को थोड़ा चलने लायक बना दो तो मन स्थिर। घेरंड और पतंजलि में यही फर्क है। अब पतंजलि कहते हैं छोड़ो शरीर को, मन को ठीक करो, शरीर अपने आप सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। दोनों सही है। तो कभी बात करें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पर बात किया ना, मन में अवरोध होगा तो शरीर में तमाम तरह के अवरोध आए। तत्काल पहले जैसे हम लोग कहते हैं योग कर रहे हो, प्राकृतिक चिकित्सा, बहुत दर्द है तो एक टैबलेट खा लो, फिर करके तो हमेशा टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शरीर में प्रॉब्लम है तो आसन कर लीजिए, फिर आप पतंजलि के अष्टांग योग को अपनाइए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग क्या है? यम यानी आंतरिक अनुशासन, नियम यानी बाह्य अनुशासन, आसन शरीर में प्राण का सुचारू रूप से संचालन, आसन यही हुआ जो घेरंड कह रहे। प्राणायाम प्राण का नियंत्रण, प्रत्याहार मन का मुड़ना। ये यम नियम आसन प्राणायाम ये बहिरंग योग है। चार अंतरंग योग है। प्रत्याहार से मन मुड़ने लगता है, मन मुड़ा, प्रत्याहार। धारणा मन का लगना, मन मुड़ा, चलो गायत्री मंदिर चलते। अब कितने लोगों को मन लग रहा है? कई लोग बोर हो रहे हैं कि क्या ही बता रहे हैं, लगता होगा बहुत लोगों को पीछे लग रहा होगा, मोबाइल देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मन का मुड़ना प्रत्याहार है तो मन का लगना धारणा है। मन मुड़ा अच्छी बात है, लेकिन मन कितना लगा यह महत्वपूर्ण है। ध्यान क्या है? मन का लीन होना, लगेगा तभी लीन होगा। और समाधि क्या है? मन का विलीन होना। यह अष्टांग योग सिर्फ मन पर ही आश्रित है, मन ही है सारा, मन की ही बातें हैं पतंजलि के अष्टांग योग, इसलिए मन पर ही सारी बात की है। चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, यही है, मन विलीन हो गया समाधि। एक लाइन में अष्टांग योग की परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी। ये काम अपने यहां प्राचीन काल में हो चुका है। जो लोग कुछ लोग भारतीय मनोविज्ञान में कहते हैं कि आधुनिक काल में काम नहीं हुआ, ऑलरेडी ये काम हो चुका है। लेकिन इंद्रसेन शास्त्री जी ने भी किया इंटीग्रल जो साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने इसको अच्छे से बताया था। अभी विवेकानंद जयंती आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी को कितने तरह से याद किया जाए तो कम लगता है। अब तुम कहो कि मनोविज्ञान में विवेकानंद ने क्या किया, अद्भुत। बाहर जाते थे ना तो उनको सब टोकता था कि तुम्हारे यहाँ मनोविज्ञान पर, मन पर अब कहाँ काम है, जो तुम्हारा पिछला कर दिया। उनको लगता था, अखड़ता था। उन्होंने अपना प्राचीन काल का मनोविज्ञान का उसका एक सिलेबस ढंग से बनाया, आधुनिक काल से एक एक पॉइंट लिया, बिंदु तैयार किया, और जो भारतीय मनोविज्ञान का बेसिक एलिमेंट जो है ना, उसका रूट कहाँ है उसको खोजा उन्होंने। विवेकानंद ने यह काम किया है। मतलब ये बात शायद आप लोगों को नहीं मालूम, जड़ कहाँ है उसको खोजना शुरू किया। कुछ सांख्य दर्शन से लिया, उस समय के लोगों से वो मिलते रहे विवेकानंद। पश्चिम भी गए, पश्चिम के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स से मिले, और भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक ढांचा वो तैयार कर ही रहे थे। बीमारी आड़े आ गई, 32 बीमारी थी स्वामी विवेकानंद, बीमारी अवरोध बना, चले गए। नहीं तो जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं शायद न कर, पूरा कंसेप्ट आ जाता था, बेसिक एलिमेंट के साथ उसका रूट भी आ जाता। लेकिन अब काम चल रहा है। अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में भी काम चल रहा है। बाद मन की बातों को खत्म करेंगे। इतनी दिनों से आखिर इतना मन की बात हम क्यों कर रहे हैं? आज के दुनिया में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी का न होना। इसी के कारण भावनात्मक विघटन पैदा होता है, भावनात्मक असंतुष्टि पैदा होती है, भावनात्मक अतृप्ति पैदा होती है, यहाँ तक कि भावनात्मक विक्षोभ पैदा होता है। एक चीज भावनात्मक अस्थिरता, EQ, इमोशनल कोशेंट, इसकी बात डेनियल गोलमैन ने की। आज पूरब के और पश्चिम के मनोवैज्ञानिक इसी पर बात कर रहे हैं, इसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि सब जान रहे हैं कि सुविधा संपन्न, साधन संपन्न, धन संपन्न, पद संपन्न, यश संपन्न
सम्मान संपन्न लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ खाली सा है, खालीपन है। एक होता है अभाव है, तो क्या होता है? दुख पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ये है हैव नॉट का फ्रस्ट्रेशन। एक होता है हैव का फ्रस्ट्रेशन। सब कुछ है, उसके बाद ही फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, अवसाद है, तनाव है, निद्रा है, चिंता है, भय है, कुंठा है। अब लोगों को लग रहा है कि आखिर क्यों? यही अब भारत के भी लोग और पश्चिम के लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। कारण यही है कि उनको भावना के स्तर पर पोषण नहीं मिला। शरीर को तो सब सुविधा मिल गई, मन को नहीं मिला। वैसे भावना भी दो तरह की होती है ना। एक भावना जो आप अपने आप के साथ रिश्ता रखते हैं, देखिए, एक भावना जो आप संसार के अन्य लोगों के साथ रिश्ता अगर अच्छा है आपका खुद के साथ, खुद को आप रिस्पेक्ट करते हैं, खुद से कनेक्ट है। ध्यान क्या है? खुद से जुड़ना ही। खुद से आप जुड़े हुए हैं, खुद को सम्मान दे रहे हैं, और बाहर भी सबसे जुड़े हुए, सबको सम्मान दे रहे हैं। इक्कड़ होकर के नहीं जी रहे हैं। इक्कड़ शब्द ही अकेलापन कि भीतर एकांत होगा तो बाहर आप इक्कड़ नहीं रहे, बाहर सबसे जुड़े रहेंगे, तो आपको भावनात्मक पोषण मिलेगा। तो आप हैव के फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अब रिश्तों को संभालने के लिए खुद के साथ भी और दूसरों के साथ संसार में जीने का तरीका उन्होंने कहा कि मन में ऐसा रखो। किसने बताया? महर्षि पतंजलि। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मन में ये रखो 4 सूत्र। मैत्री, किसके साथ? किसके साथ मित्रता करो? अच्छे लोगों से मित्रता, दुखी लोगों से करुणा। अब दुखी व्यक्ति के साथ तो मित्रता करोगे, डॉक्टर मरीज से मित्रता किया तो मरीज रो रहा है तो डॉक्टर भी रोएगा, इलाज कौन करेगा? मन के भीतर की बातें हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अच्छे लोगों से मित्रता करिए, दुखी लोगों के करुणा कीजिए। मुदिता, जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ईर्ष्या मत पालिए, मुदित हो जाइए, मुग्ध हो जाइए। उपेक्षा, कुछ लोग होते हैं हम नहीं सुधरेंगे टाइप, यहां से डिलीट करिए। मन के अंदर ही उपेक्षा, बाहर से उनको आप दुखी मत करिए, मुंह मत फेर लीजिए, शिष्टाचार निभाइए, रिस्पेक्ट दीजिए। अंदर से 0/0, नील बटे सन्नाटा, ये रखिए। तो संसार में आप रिश्ते को संभाल पाइएगा, जी पाइएगा, भावनात्मक पोषण आपको भी मिलेगा, इमोशनल कोशेंट मजबूत होगा, ईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, भावनात्मक लब्धि। कितनी अच्छी बात महर्षि पतंजलि ने कब दे दिया, कोई जानता है? साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग, वेस्टर्न साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी में ये सारी बातें हैं। उसी को तो हम रख रहे हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए। ये व्यक्तित्व परिष्कार के सत्र में हम यही बता रहे हैं। बहुत आसान से जो आजकल लड़ाई हो जाती है, हम लोग कहते हैं रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ता निभाना मुश्किल है। आप ये 4 चीज करिए ना। दरअसल क्या होता है, उसको देख के चिढ़ मच रहा है, आप सिर्फ मुंह फेर लेते हैं, अंदर वही चल रहा है, वही व्यक्ति आपके अंदर जिंदा है, भरपूर, पूरा ऑक्युपाइड किए हुए, आप पूरा छेके हुए है, पूरा घेरे हुए है। वो गया कहां? उपेक्षा आपने की कहां? मुंह घुमा लिया जरूर, जुड़े हुए तो आप है। आप बाहर से दिखा रहे कि इसको हम पसंद नहीं करते, इससे तो हम दूर है, इससे बात नहीं करते। मित्रतापूर्ण रिश्ता नहीं है, लेकिन शत्रुतापूर्ण रिश्ता तो नहीं है, जिंदा है, रिश्ता है, रिश्ता छूटा नहीं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये मन के अंदर ही होता है। ये करते हैं तो आपके अंदर भावनात्मक अस्थिरता नहीं रहे। अंत में एक बात करते हैं, मन स्वच्छ है तो तन स्वस्थ है। अब सभी बीमारी के लिए कहते हैं कि 99% बीमारी तनाव से उत्पन्न होता है, जो तनाव मन में उत्पन्न होता है। कि मन को स्वच्छ करने के लिए क्या करिएगा? प्रार्थना करिएगा, प्राणायाम करिएगा, ध्यान करिएगा। तो अब सवाल है कि चलिए, इतना बात तो वैचारिक रूप से हो गई, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हो गई, लेकिन आखिर मन को स्थिर करे कैसे? मन को शांत करे कैसे? मन को एकाग्र कैसे करे? नियमित प्राणायाम करें, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का बढ़ाइए। मन चंचल कब होता है? जब मन बलवान होता है। अब मन शांत कब होता है? जब मन मर जाता है। मन का मरना यानी मन का शांत होना, एकाग्रता बीच की स्थिति। तो तन स्वस्थ तभी होगा जब मन स्वच्छ होगा। मन अगर स्वच्छ है तो तन का स्वस्थ होना अनिवार्य है, एसेंशियल है। सामान्य जीवन में जो हमारे मन में मैल बहता रहता है ना, तपस्वी लोग तप करके क्या करते हैं? उसी मल का निष्कासन करते हैं। तपस्या करते करते उनके अंदर के मन का मैल
घुलता रहता है, निकलता रहता है, छूटता रहता है। प्रतिदिन साधना तपस्या करिए, ध्यान प्राणायाम योग आप कर रहे हैं, मन का मैल धुलता रहेगा, आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। हम लोग भजन गाते हैं ना, कोठरी मन की सदा रक्षाप बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? मन स्थिर होगा तब तो प्रतिबिंब बनेगा ना। और भजन में हम लोग और गाते, मन का मैल अगर धोया तो दौड़े आएंगे भगवान। हम ये भी गाते हैं। बस भजन भी है, प्रज्ञा गीत, मन पर ये केंद्रित ये दोनों गीत है। प्रार्थना, प्राणायाम, ध्यान से मन शुद्ध होता है। तो मन स्वच्छ तो तन स्वस्थ हो।